तो थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लिखिए आप लोग, हेडिंग डालिए, मूविंग चार्ज, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, ठीक है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। चलो हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सीख लिए थे, एक बार फिर से रिकॉल कर देते जल्दी से कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या था। डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या था। तो थंब शो करता था इसका डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट को, कर्ल फिंगर शो करता था इसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि जैसे स्ट्रेट वायर है, आई करंट फ्लो हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके अंदर की तरफ, तो ये इस तरीके से जाता था ऐसे, ठीक है। और यही में देखे थे कि करंट नीचे की तरफ जाता है, आई करंट, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था, ठीक है। तो इसको कहते थे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, एंटी क्लॉकवाइज, और इसको लिखेंगे हम लोग क्लॉकवाइज, ठीक है। इसी का एक और एग्जांपल देखे थे अगर हम लोग, जो क्लास 12th के टॉपिक में हमें बार बार करना पड़ेगा, जैसे कि करंट कैरिंग वायर आई है, तो भले करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, लेकिन पूछ देता है कि पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड अगर पूछता है हमसे, तो हमको ये चीज़ें दिखना चाहिए, ठीक है, कि जैसे राइट हैंड थंब अप्लाई किया तो फिंगर अंदर की तरफ, पॉइंट पी पे देखो, अपना पूरा आंख का फोकस पी पे रखो, तो आएगा फिंगर कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से क्रॉस बना देते हैं, घेर भी देते हैं या खाली क्रॉस बना करके भी छोड़ देंगे। इसको कहते थे हम लोग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, इसका नाम क्या था। इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। और यही काम अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं, आगे अगर पूछता है कि पॉइंट क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, तो जब फिंगर अंदर से वापस घूम करके जब इधर निकलता है तो बाहर की तरफ आता है, तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर हो जाता है, बाहर की तरफ। मतलब इस वाले पॉइंट क्यू से मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बाहर निकलेगा, और पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो केयरफुली याद रखना कि इसको अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर कहते हैं, अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर कहेंगे, ठीक है ना। इतने सारे चीज़ें पढ़ रखे थे हम लोग, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे चलते हैं और नया टॉपिक इस पर देखते हैं हम लोग इसमें आगे बढ़ करके, ठीक है। तो चलिए, देखिए आगे बढ़िए देखिए, टॉपिक का नाम है इसमें मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, मूविंग, मूविंग चार्ज। बहुत केयरफुली समझना इसको भाई, कि मूविंग चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलने वाला है, डायरेक्शन तो सीख लिए है, इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो चीज़ें फटाफट इसको लिख लेते हैं, हमें काम आएगा, ठीक है। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले एक बार जानते हो कि अगर किसी वायर में आई करंट फ्लो होता है तो इसका अर्थ क्या हुआ भाई।
इसका अर्थ ये हुआ कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो ये मान सकते हैं कि इस करंट के ही डायरेक्शन में प्लस चार्ज का फ्लो है। अरे बोलो भाई, यही है ना? बोल हाँ या ना? तो सारा पॉजिटिव चार्ज करंट के डायरेक्शन में, तो अभी भी जो डायरेक्शन है राइट हैंड थंब रूल, ये बिल्कुल वैलिड है। अभी भी ये राइट हैंड थंब रूल जो है, इसका राइट हैंड थंब रूल डायरेक्शन देने के लिए अभी भी वैलिड है। बी केयरफुल, याद रखना, थंब को प्लस चार्ज या करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में नहीं रखेंगे हम लोग, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं इस पे हम लोग। तो देखो यहाँ पर एक कंसीडर करो कि एक पॉइंट चार्ज है क्यू, ये है पॉइंट चार्ज क्यू, और ये क्यू वी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ गया है, वी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ गया। तो कह रहा है कि इस चार्ज के फ्लो होने से, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये चीजें हमें पता लगाना है। तो पॉजिटिव चार्ज है, जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो होगा, ठीक है? तो पहले तो डायरेक्शन बता दो, इसका राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके इसके डायरेक्शन बता दो कैसा होगा। तो डायरेक्शन कैसा होगा राइट हैंड थंब रूल से? जो क्यू चार्ज का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है वी वेलोसिटी से, तो थंब को भी इधर रखेंगे और पॉइंट पी पर फिंगर ले जाकर के देखो अंदर की तरफ गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है, ऐसे, ठीक है? चलो अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो पॉइंट क्यू, पॉइंट पी और चार्ज क्यू के बीच में सेपरेशन रख लो कि कितना दूर है भाई, आर, ठीक है? वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, वेक्टर आर लिख लो, ये एंगल ले लो कितना, थीटा, ठीक है? ऐसा होने के बाद एक्सपेरिमेंटली इन सब चीज़ों को क्या किया गया, एक साथ रखा गया और कहा गया कि मैग्नेटिक फील्ड बी जो है इसका, वो डिपेंड करता है, पहले लिख लो डिपेंड किस किस के ऊपर करता है ये, तो ये डिपेंड करता है हमारे पास proportional to magnitude of charge, this b proportional to velocity of charge, and this b proportional to sine of the angle theta, साइन ऑफ द एंगल थीटा। मतलब जितना जितना v q का वैल्यू बढ़ाओगे b बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ाओगे b मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। याद रखना मैग्नेटिक फील्ड को पिछले क्लास में बता रखा था मैंने, इसको इसका इंडिकेशन किससे लिखेंगे, b से, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी लगा सकते हैं, मैग्नीट्यूड में खाली b लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है? तो बी है मैग्नेटिक फील्ड, बी क्या है इसका मैग्नेटिक फील्ड, क्यू है चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा दो, 1 कूलम 2 कूलम 5 कूलम 100 कूलम, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। चार्ज का वेलोसिटी बढ़ा दो, फिर भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। दोनों के बीच में साइन एंगल बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। लेकिन यही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा घटा। जितने पैरामीटर है जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी डिपेंड करता है, उन सब को यहाँ पे लिख लिया मैंने, ठीक है? एक्सपेरिमेंटली इन सब चीज़ों को किया गया था, इन सब चीज़ों को एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करके निकाला गया था। सबको क्या करो, एक साथ मिला दो, तो मिलाओगे एक साथ तो क्या हो जाएगा, कॉमन मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, कहेंगे क्यू वी साइन थीटा डिवाइडेड बाई r²। लो बहुत खूबसूरत तरीके से इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ गया, ठीक है? ये रहा इसका मैग्नेटिक, ठीक है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें देखिए प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगाएंगे, तो B इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल हटा दो, कांस्टेंट का नाम रख लो के, क्यू वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय r²। तो B इज इक्वल्स टू, के को लिखोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय r², डिवाइडेड बाय r²। बहुत बढ़िया बढ़िया टर्म आया भाई। कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई, कांस्टेंट की वैल्यू लिखे हैं हम लोग μ0/4 पाई। तो देख लो भाई इस सब बातों को तुम लोग जानो। म्यू नॉट का नाम है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। 4 पाई की ना कांस्टेंट है। इन सब का एक साथ यहाँ पे देख लेना इसमें कि म्यू नॉट का जो यूनिट है, इसका SI यूनिट जो होगा, SI यूनिट ये हो जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है? ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, जितना लिखा रहा हो अभी इसको लिखो एक बार, ठीक है? ओवरऑल मैथमेटिकल फॉर्म इसका देख लिए कैसे बना, फॉर्मूला क्या बना मैग्नेटिक फील्ड का भाई, तो μ0/4 पाई क्यू वी साइन थीटा बाई r², ठीक है? सारे पैरामीटर का नाम लिखना है, एक एक करके तुम नाम लिख लो सबका, ठीक है? याद रहेगा। क्यू क्या है, तो क्यू है क्या हमारे पास, चार्ज, बहुत अच्छे बात है। वी क्या है इसका, वेलोसिटी ऑफ चार्ज,
वेलोसिटी ऑफ चार्ज, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। थीटा क्या है? थीटा बहुत खूबसूरत टर्म है थीटा। तो कहेंगे इट इज द एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन, शॉर्ट फॉर्म में लिखो बिटवीन, बहुत बढ़िया तरीके से, वेलोसिटी वेक्टर एंड आर वेक्टर। ध्यान से देखना भाई, वेलोसिटी कहाँ गया? ऊपर की तरफ, तो ये हुआ इसका वेलोसिटी वेक्टर, अगर वेक्टर में लिखोगे तो ऐसे, और आर, तो इस दोनों के बीच का एंगल कितना है? नाम क्या है इसका? थीटा, ठीक है। आर क्या है? आर है सेपरेशन बिटवीन चार्ज एंड पी। आर इज डिस्टेंस ऑफ पी, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम, फ्रॉम क्यू। वेरी गुड, ठीक है, हो गया। लिख लीजिए एक बार इसको। ओके चलो आगे बढ़ते हैं इसमें, थोड़ा सा हम लोग इसमें क्या करते हैं, लिख लिया, ठीक है ना। क्यू चार्ज वी वेलोसिटी से जा रहा था, तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड बना है, इतना ही इसमें लिखना है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो, वेक्टर फॉर्म में अगर इसको हम लोग लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, वेक्टर फॉर्म देख लेना एक बार। वेक्टर फॉर्म में कई बार इसको लिखा, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया कि कितना है भाई, 10 है, 12 है, 2000 है, 500 है, कितना है वो तो मिल गया। डायरेक्शन के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर लेंगे, लेकिन इस पूरे मैग्नीट्यूड को वेक्टर में लिखना पड़ेगा। तो वेक्टर में बी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एरो लगाना है, वेक्टर करना है। तो क्यू तो स्केलर क्वांटिटी है चार्ज, तो एंगल किसके किसके बीच में? वी और आर के बीच में। तो बहुत आराम से वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ये रह गया इसका वेक्टर फॉर्म। तुम इसको लिख सकते हो, ये है इसका वेक्टर फॉर्म, है ना, वेक्टर फॉर्म है इसका, देख लो यहाँ पे। कोई भी चार्ज अगर क्यू वी वेलोसिटी से मूव करता है, तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही है, ठीक है ना। और क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, जब वो चार्ज के पास वेलोसिटी रहेगा तो, ठीक है। कितनी वैल्यू आएगी? तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई वी इंटू क्यू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया इसका मैग्नेटिक फील्ड। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग इसमें। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहाँ पे बच्चों को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बाद जितने मैग्नेटिक फील्ड बनने वाले हैं, उन सारे मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग इसी कंसेप्ट से, इसी लॉ से इसको पूरा करने वाले हैं, ठीक है। चाहे वो स्ट्रेट वायर हो, इनफाइनाइट वायर हो, फाइनाइट वायर हो, सर्कुलर वायर हो, कब्ड वायर हो, या फिर इसमें सोलेनॉइड वगैरह जितने भी टाइप के हो, सब में करंट पास कर रहा है, उन सब के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो एक एक चीज़ से निकलेगा, बायोट सावर्ट्स लॉ, ठीक है। तो इस टॉपिक को पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट भी लिख लेना, हेडिंग डालो बायोट सावर्ट्स लॉ। तो देखो यहाँ पर बायोट सावर्ट्स लॉ, बायोट सावर्ट्स लॉ, ठीक है। बायोट सावर्ट्स लॉ, ठीक है। वायर सावर्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी एक वायर ले लो भाई, ये वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है, तो कह रहा है कि पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड पता लगाओ भाई। ऑब्वियसली सीधी बात है, निकलेगा। तो कहेंगे कि वायर से निकालना है, तो वायर से निकालना है तो क्या करे क्या करे? तो कहेंगे पहले डायरेक्शन बताओ, तो कहेंगे राइट हैंड थंब रूल से पहले डायरेक्शन दे देंगे। कैसे देंगे? तो वायर स्ट्रेट दिख रहा है, तो थंब को करंट के डायरेक्शन में रख लो, और पॉइंट पी पर अपने फिंगर को, चारों फिंगर को कर्ल करना है, तो पॉइंट पी पे गए। जैसे ही कर्ल किए, तो हमें पता चला कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है, और हम क्रॉस बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि क्रॉस ये इंडिकेट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड में अंदर की तरफ जा रहा है, या प्लेन ऑफ पेपर, पेपर में अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो चलो कहीं से निकाल लो। तो कहेंगे कि एक काम करते हैं, इससे इसका एंगल ले लेते हैं हम लोग। कितना एंगल ले लिया? 5, हो गया। कितना लिया? 5। इस इतना बड़ा लेंथ में करंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस बात को लिख लो, लिखोगे कंसिडर अ, पूछता है ये इसलिए पूरा लिख रहे हैं इसमें, कंसिडर अ करंट कैरिंग वायर, करंट वायर in which I current is flowing, I current is flowing, ठीक है, due to which we have to calculate
we have to calculate the magnetic field at point P। ठीक है, इतनी बातें लिख लिया। यहाँ पे लिखो एक बात और, कंसिडर, ऐसे लिखना, अज्यूम, अज्यूम लेंथ एलिमेंट, अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट, एलिमेंट dl। हमें पता नहीं वायर फाइनाइट है इनफाइनाइट है, कुछ भी हो सकता है, तो छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं? छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं लेंथ का, और बाद में उसको इंटीग्रेट वगैरह करेंगे जो आगे बॉडी के बारे में या फिर पूरे लेंथ ऑफ वायर के बारे में लिखेंगे। तो अभी छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, टुकड़े का नाम क्या रखा है? छोटा सा लेंथ का dl, इतना छोटा सा टुकड़ा। दिखाएंगे भले हम इतना, लेकिन है वो इतना, ये सा, समझ रहे हैं ना? ऑलमोस्ट पॉइंट साइज लेकर के मानते हैं उसको। ठीक है, तो देखो यहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये छोटा सा टुकड़ा मैंने ले लिया है, ये छोटा सा टुकड़ा मैंने ले लिया, और इसका नाम क्या रखा है मैंने? dl। ठीक है, तो ये तो डिस्टेंस हो गया r, या r वेक्टर, ये भी लेंथ का डायरेक्शन ले लेंगे dl, तो दोनों के बीच में हो गया। तो क्या लिखा? कंज्यूम अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl। क्या लिखा? dl लेंथ एलिमेंट लिखा, लिखेंगे सो द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन लेंथ एलिमेंट dl एंड r वेक्टर इज i। बहुत खूबसूरत है, हो गया। ऑल्सो कंसिडर, एक बात और मानो कि भाई द क्रॉस सेक्शनल एरिया, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टिंग वायर इज ए। ठीक है, अब तुम देखोगे क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या है? वायर को बीच से काटो और ऊपर से देखोगे तो सर्कल दिखेगा ना, एरिया बना ना उसका। तो कहेंगे कि इसको अगर डीएल को देखोगे थोड़ा सा, डीएल को, तो डीएल दिखता कैसा है? एगो डब्बा की तरह दिखता है, मान के चलना पड़ेगा, एगो डिब्बा की तरह। कैसा डिब्बा दिखेगा? इस तरीके का डिब्बा दिखेगा हमारे पास, ऐसे दिखेगा ये, जिसका लेंथ कितना है? डीएल, और एरिया इसका कितना है? ए। एरिया कितना है? ए है। तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ? साइड में दिखा रहा हूं मैं इसको, देखो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए इंटू डी एल। अरे भाई एरिया इंटू लेंथ, यही तो होगा वॉल्यूम इसका। तो बोल हाँ या ना। इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज अवेलेबल है? तो चैप्टर 1 में ऐसे ही क्वेश्चन सब किए होंगे, इसमें कितना चार्ज अवेलेबल है फटाफट निकाल लो। तो आगे निकालेंगे, फिलहाल समझना कि जो डिब्बा जो है डीएल, वो डीएल दिखता कैसा है? इस तरीके का दिखेगा, बहुत छोटा है, दिखेगा ऐसा ही। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया। अब लिखो जो पिछला वाला टॉपिक अभी किए थे, वी नो द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू, ड्यू टू मूविंग चार्ज, ड्यू टू मूविंग चार्ज इज, ठीक है, कितना था? बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, क्यू वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय, अच्छा थीटा के जगह पर क्या एंगल लिखो? फाई, तो यहाँ पे फाई लिख दो। ठीक है, साइन फाई अपॉन कितना डिस्टेंस है? आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड में लिखा है भाई, बिल्कुल है, ये हो गया, इतना मैग्नेटिक फील्ड है। अब जरा यहाँ पे देखना, जो ब्लैक पेन से भी लिख रहे हैं हम लोग, हमारा लेंथ कितना है? छोटा सा, तो इतना लेंथ, तो डीएल यहाँ पे, डीएल यहाँ पे, इतना तो पूरा डीएल हो जाएगा। तो छोटे से डीएल के लिए छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, कितना मैग्नेटिक फील्ड? तो बी के जगह पे डीबी, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं सो, इसके बाद यहाँ लिखना सो, छोटे से लेंथ के लिए सो मैग्नेटिक फील्ड फॉर डीएल कितना हो जाएगा? डीबी। सेम ऐसा ही रख लिखना जैसे लिखा हुआ है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। चार्ज बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन में करंट गया है, वी साइन फाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, है कि नहीं रे? ठीक है, इस सेट पर मिटा रहा हूँ मैं, हो गया। तो ये हुआ इसका, कितना हुआ? छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड इसका हुआ, ये रहा छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड। और बी के जगह पे डी बी लिखना भाई, ये भी ध्यान में रखना है, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है, डी एल लिए हो इसलिए इसका नाम डी बी रखे हैं, और मैग्नीट्यूड में लिखे हैं।
थोड़ा सा आगे बढ़ो अब। हमें तो चाहिए भाई कि फॉर्मूला जो आपका बना है, ये फॉर्मूला तो करंट में चाहिए ना हमें। ना करंट है ही नहीं, और वेलोसिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो आगे कैसे करते हैं। इसको थोड़ा सा मिटाओ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियर करो। तो देखो यहाँ पे कैसे कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिए अब, तो पहले तो ये चार्ज को देखो, क्यू की वैल्यू कितनी होगी। तो क्यू कहाँ पर अवेलेबल है, क्यू डीएल लेंथ में अवेलेबल है ना, तो डीएल दिखता कैसा, ऐसा। तो यहाँ पर कितने चार्ज है, तो कहेंगे कि इधर जो चार्जेस जा रहा है वो देखो, पॉजिटिव चार्जेस लेंगे तो ऊपर की तरफ सारे पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से टोटल करंट आई है। अरे बोल हाँ या ना, यही तो प्लस क्यू चार्ज है इसका। तो कितने चार्ज हुए, 1 2 3 4 5 6 10,000 20,000 1 लाख, कितना हमें नहीं पता है। तो निकालेंगे कितना, कहेंगे जितना वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में Q इक्वल्स टू एन ई। क्यू इक्वल्स टू कितना लिखते थे, एन ई, चैप्टर नंबर 1, Q इक्वल्स टू एन ई। अब इसमें वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो तो उतना टोटल चार्ज आ जाएगा। तो भाई वही बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई, ठीक है, इंटू वॉल्यूम। बहुत खूबसूरत भाई बात है, वॉल्यूम ऑफ डीएल लेंथ। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू डीएल, एरिया इंटू डीएल, हाँ कि ना, हो गया। अब आराम से इसको उठाओ और कहो कि पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, लिख दो इसको, पुट इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पहले इसको मिटाओ एक बार इसको मिटाओ पहले, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट कर दो क्यू की वैल्यू, ठीक है। क्यू की वैल्यू इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा, तो कहेंगे कि डी बी, ऐसे लिखना, तो डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। क्यू के जगह पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक ही जैसा होता है, या पॉजिटिव चार्ज का चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर ही लेते हैं, एरिया इंटू डी एल, अरे बोल भाई। उसके बाद वेलोसिटी कितना भी, ये साइन थीटा डिवाइडेड बाय, अच्छा थीटा की जगह पे फाई लिखते रहना रे, ठीक है, साइन फाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर्ड। ओके। अब तुमने चैप्टर नंबर 3 में ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला एक कंसेप्ट पढ़ा था, याद होगा, जहाँ पे करंट निकाले थे। अरे बोल, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, क्या रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, याद होगा वहाँ पे J इक्वल्स टू एन वी डी ई करके लिखे थे। वही बात यहाँ पे है, इस V को ड्रिफ्ट वेलोसिटी मानो, चार्ज की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हरियर पेन से ही यहाँ पर लिख देते हैं हम, भाई देख लो, कंफ्यूज मत होना है, सब ड्रिफ्ट है वेलोसिटी, क्योंकि करंट फ्लो किया है तो इतना तेजी से नहीं जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जाता रहता है वो, थोड़ी पढ़े होगे वहाँ पे। चलो, तो डीएल को बाहर निकालेंगे भाई, डीएल को बाहर निकालो, और अंदर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ई ए वी डी, कहेंगे ये बना कुछ बात, अच्छा साहब, हो गया ना। ओके, चल भाई यहाँ देख, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखिए, क्या आप इसको करंट आई लिख सकते हैं कि नहीं, अरे बोल रहे हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि करंट का तो फॉर्मूला है। अरे करंट डेंसिटी क्या है, ए बाई ए ना, तो करंट डेंसिटी कितना निकाले थे, एन ई वी डी, ए को नीचे लिया तो करंट बना, तो dB की वैल्यू कितनी आई, तो dB इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, dB इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई को पहले लिखो, स्केलर क्वांटिटी है, E इंटू डी एल, ये आ गया साइन फाई, डिवाइडेड बाई हो गया आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई हो गया इसका आर स्क्वायर, ठीक है। मैं फटाफट जल्दी वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, बाद में इसको समझ लेंगे। तो लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म, in vector form dB vector is equals to mu naught upon 4 pi I dl vector क्रॉस ऑफ r vector डिवाइडेड बाय r क्यूब, ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। इसका आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बंद करिए।